भारत में जनतंत्र संसद से सड़क तक, इस विषय पर मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। वर्तमान समय जनतंत्र का समय है। प्रत्येक देश किसी न किसी रूप में जनतंत्र को स्वीकार रहे हैं। 21वीं सदी कह सकते हैं जनतंत्र की सदी है। जनतंत्र 20वीं सदी के पूर्व जनतंत्र न होकर राजतंत्र या तानाशाही शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थीं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कब और कैसे जनता ने अधिकार प्राप्त कर लिए, यह कहना एक समय के लिए कठिन है। आज प्रत्येक देश अपने को जनतांत्रिक देश कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। जहां तक जनतंत्र की बात है, दो तरह से जनतंत्र संभव है। एक सीधा या प्रत्यक्ष जनतंत्र और दूसरा परोक्ष जनतंत्र या प्रतिनिधि मूलक जनतंत्र। प्रत्यक्ष जनतंत्र जिसमें जनता सीधे बैठे, कानून बनाए, कानून के पालन करने की भी व्यवस्था करे और कानून न मानने वालों के लिए दंड का भी विधान करे। आज जब जनसंख्या प्रत्येक देश की विस्फोटक स्थिति में है, भारत जैसे देश में 135 करोड़ के ऊपर जनसंख्या पहुंच चुकी है। इतने लोगों में यह परिकल्पना कि जनता स्वयं शासन करेगी, स्वयं निर्णय लेगी, यह असंभव है। इसके स्थान पर प्रतिनिधिमूलक शासन तंत्र का जन्म हुआ। ब्रिटेन की व्यवस्था से प्रतिनिधिमूलक शासन तंत्र को हम पनपते देख सकते हैं, जहां जनता अपने लिए विशेष विशेष क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुनती है और यही प्रतिनिधि एक जगह बैठकर निर्णय लेते हैं। भारतीय व्यवस्था में जनसंख्या के अनुपात में क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र से जनता अपने लिए सामान्य या आरक्षित प्रतिनिधि चुनती है और ये प्रतिनिधि जहां बैठकर निर्णय लेते हैं, वह स्थान संसद कहलाती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र में, भारत में लोकसभा के सदस्य कहलाते हैं और वे अनियंत्रित न हो जाए, मनमानी न हो जाए, निरंकुश न हो जाए, इसके लिए एक उच्च सदन का भी गठन किया गया, राज्यसभा। दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और उन कानूनों का यदि वे समयातीत हो चुके हों, यदि वे जनोपयोगी न रह चुके हों, तो उन्हें संशोधन करने का भी कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है और 326 में स्पष्ट है कि लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे। अनुच्छेद 74 के अनुसार 543 सदस्य जो जनता चुनकर भेजेगी,
वे लोकसभा में बैठेंगे, निर्णय लेंगे। पूर्ण बहुमत से निर्णय होने पर किसी विषय को उच्च सदन यानी राज्यसभा में प्रेषित कर दिया जाएगा। इसी तरह राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत से विधेयक के पास होने पर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, जिसके बाद वह विधि बन जाएगा या विधि का रूप ले लेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि संविधान के खास अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता है तो राज्यों के बहुमत की भी आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद के पास सुरक्षित है। इस परिदृश्य में अगर हम वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो बड़ा ही दुखद और असंतोषजनक प्रतिक्रिया सामने आती है। लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून चाहा। राज्यों का गठन भी इसलिए हुआ कि उन्हें सुरक्षा चाहिए था, उन्हें कुछ अधिकार चाहिए था। यूएनओ ने भी उन अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में स्वीकार किया, जिसमें यह माना गया कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसे सुरक्षा के साथ शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और सुरक्षा के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो राज्य बनाता है जहां वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। यूएनओ ने या संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार के रूप में नागरिकों को और बहुत सारे देशों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए, जिनके द्वारा प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक देश सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इसी मानवाधिकारों के क्रम में जब विश्व के देशों ने जनतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, अपने लिए एक संविधान बनाया, उस संविधान में अधिकारों का वर्णन किया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 32 तक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। 12 से 19 अति महत्वपूर्ण अधिकार, जिनमें जीवन, संपत्ति, सुरक्षा, भ्रमण, भाषण, शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार आदि का अधिकार है। और इन अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी, इसका वर्णन 28, 29, 30 में मिलता है। ये अधिकार व्यक्ति को एक राज्य के नागरिक होने के नाते प्राप्त हो जाता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति संवैधानिक प्रक्रिया से अपनी बात कह सकता है। उसका उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण ले सकता है, क्योंकि न्यायालय को संविधान का प्रहरी कहा गया है, संविधान का संरक्षक कहा गया है। अब प्रश्न उठता है, लोगों के पास अधिकार भी हैं, लोग इन अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के माध्यम से न्यायालय में जा सकते हैं। क्या लोग केवल अधिकारों का ही उपभोग कर सकते हैं? किसी एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य बनता है या राज्य के लिए कर्तव्य बनता है। इसी तरह राज्य
अगर जन कल्याणकारी कार्य करना चाहता है तो व्यक्तियों के लिए वे कर्तव्य के रूप में आएंगे। ऐसा संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार तो प्राप्त हो और उन अधिकारों की होड़ में हर व्यक्ति दूसरे का नुकसान करे और पुनः जंगल राज्य हो जाए। कानून वे कर्तव्य हैं जिस दायरे में रहकर अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है। इसी बात को देखते हुए सोवियत रूस के साम्यवादी व्यवस्था के में कर्तव्यों पर विशेष बल दिया गया। विश्व के अन्य देशों ने भी इस बात का अनुभव किया कि बिना कर्तव्यों के अधिकार बेमानी है। इसलिए संविधान के भाग खा में भारतीय व्यवस्था में कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसमें देश की संपत्ति की रक्षा करना, एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करना, देश के गौरव और धरोहरों की रक्षा करना, वन्य संपदा का संरक्षण करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना आदि बहुत सारे कर्तव्य हैं। अगर हम वर्तमान के 2 वर्ष 3 वर्ष के अंतर्गत देखें, संविधान के इस परिप्रेक्ष्य में कानूनों को दृष्टिगत रखते हुए देश की राजनीतिक व्यवस्था किस करवट बैठ रही है। माननीय मोदी जी ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद दोबारा 2019 में आने के पश्चात एक विशेष कानून बनाया या भारतीय व्यवस्था के संविधान में संशोधन किया, अनुच्छेद 370, जो बहुत स्पष्ट कहता है कि भारत में कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त होगा, लेकिन संविधान के दायरे के अंतर्गत। उसी में 5A के रूप में एक खंड जोड़ा गया, जिसके अनुसार देश के किसी भी कोने का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में न संपत्ति ले सकता है, न वहां स्थायी रूप से बस सकता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का विकास अवरुद्ध हो चुका था, क्योंकि अगर भारत को एक और अखंड कहा गया है, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आवास बना सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, तो इस स्थिति में अगर जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो जम्मू और कश्मीर में क्यों नहीं कर सकता। ये संविधान के ही मूल ढांचे का खंडन है। दूसरी बात, यदि भारत के अन्य कोनों से लोग जम्मू और कश्मीर में नहीं बसेंगे तो आर्थिक आदान प्रदान कैसे होगा, और जम्मू और कश्मीर देश के अन्य कोनों की अपेक्षा अविकसित रह जाएगा, मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगा। यही कारण है कि देश के हित में, जम्मू और कश्मीर के हित में, वहां के लोगों के हित में आवश्यक था कि उसे देश के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370
को खत्म करते हुए जम्मू और कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित करते हुए जम्मू और कश्मीर दोनों को अलग अलग खंडों में बांट दिया, क्योंकि जम्मू जिसमें हिंदू अधिक हैं, कश्मीर जहां हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण दुर्व्यवहार करके उन्हें वहां से भगा दिया गया, मुस्लिम आबादी अधिक है। दोनों के विकास के लिए अलग अलग व्यवस्था की जरूरत होगी। दूसरी चीज, 5A का भी विलोपन करते हुए या संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई कि देश का कोई भी व्यक्ति जाकर जम्मू या कश्मीर में बस सकता है, जमीन ले सकता है, व्यापार कर सकता है। इस संशोधन का देश के प्रत्येक राजनीतिक दलों ने खुलकर विरोध किया, जबकि जम्मू की जनता ने दिल से स्वागत किया, संपूर्ण देश की जनता ने दिल से स्वागत किया, यहाँ तक कि कश्मीर में भी बहुमत ने दिल से स्वागत किया। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वहाँ पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन किया था, महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया और कहा कि जैसे तालिबानी अफगानिस्तान में अपना कब्जा प्राप्त कर लिए, अमेरिकियों को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी, ऐसे ही बीजेपी को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ेगा और पुनः कश्मीरियों का राज्य होगा। उनका यह बयान किसी देशद्रोह से कम नहीं है। उन्होंने भारत और बीजेपी को तालिबानियों से तुलना कर दी। क्षमा कीजिएगा, उन्होंने जम्मू और कश्मीर को तालिबान से तुलना कर दी, भारत और बीजेपी को अमेरिका से। भारत का अपना अलग चरित्र है, अलग व्यक्तित्व है, अलग संस्कृति है। भारत की संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की है। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है और भारत का संविधान एकता और अखंडता को व्यक्त करता है, जिसमें यह कहने और सोचने के लिए जगह ही नहीं बचती, जैसा कि महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं। इतना ही नहीं, देश में जगह जगह पर अधिकारों, जगह जगह पर नागरिकों की गणना को लेकर, क्योंकि बांग्लादेशियों का बहुत अधिक घुसपैठ असम, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र से भारत के पूरे क्षेत्र में हो चुका है, जिसको रोकना कहीं न कहीं जरूरी है, क्योंकि ये जहां देश की आबादी को प्रभावित कर रहे हैं, वहीं देश में अव्यवस्था भी पैदा कर रहे हैं। जनगणना और विदेशी मतगणना को लेकर बनाए जाने वाले रजिस्टर का भी विरोध खुलकर जम्मू कश्मीर के द्वारा और स्वयं पश्चिमी बंगाल और उनकी मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी द्वारा किया गया, जिसका परिणाम देश में मुसलमान और मुसलमान महिलाओं ने इसे अपने अहित में करार दिया और उन्होंने कहा कि वह इसका विरोध करते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में 1.5 वर्ष से अधिक चले हुए
आंदोलन ने एक ऐसा गतिरोध उत्पन्न किया जो जनतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। ब्रिटिश व्यवस्था और हुकूमत के खिलाफ संघर्ष, आजादी के संघर्ष में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, अनशन और अनशन या भोजन को त्यागना, इस पर विशेष जोर दिया और कहा यह विरोध करने का हमारा एक तरीका होगा। इस तरीके से हमें बार बार आत्मिक शक्ति प्राप्त होगी और हम खुल करके उनके जुल्मों को सहते हुए विरोध व्यक्त कर सकेंगे। उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि घेराव किया जाए असहयोग आंदोलन की जगह, अनशन की जगह पर भूख हड़ताल या आमरण अनशन की करके सरकार पर दबाव बनाया जाए। वर्तमान की यह व्यवस्था, जिसमें जगह जगह सड़कों को सरकारी स्थानों को कब्जा करके विरोध के लिए लंबे समय तक महिलाओं और बच्चों को भी बैठाया गया और उनके मुंह से कहलाया गया कि ये कानून उनके हित में नहीं है, वे इसका विरोध करती रहेंगी। उन्हें यह भी नहीं मालूम यह कानून क्या है, वे किसका विरोध कर रही हैं। सभी राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, आप, इन सब राजनीतिक दलों ने ऐसे लोगों का समर्थन किया जो इस कानून का विरोध कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन सारे लोगों ने 370 को देश के लिए कालिमापूर्ण कानून बताया और कहा कि यह कानून बदलना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी कई सारे राजनीतिक दलों को जोड़कर एक संगठन बनाकर कहने लगी कि आते ही सत्ता में सबसे पहले इस कानून का परिवर्तन करेंगी, संशोधन करेंगी, और वे इसे नहीं मानती। जिस कानून संशोधन में संसद में स्वीकार किया गया हो, उसका विरोध करना संवैधानिक व्यवस्था का विरोध है। आज लगभग 6 महीने से अधिक से एक और विरोध चल रहा है, विरोध के लिए कृषि कानून का विरोध। 3 कृषि कानूनों को बदला गया जो समयानुकूल न हो। संविधान में स्पष्ट है ऐसे कानूनों को बदल दिया जाए, उन्हें समयानुकूल बनाया जाए, समीचीन बनाया जाए। भारत की 85% आबादी जो कृषि प्रधान देश में कृषि पर निर्भर थी, आजादी के समय 85% लोगों को बाहर के अन्न पर, विदेशी अन्न पर निर्भर करना पड़ता था। उसमें भी कुछ लोगों को एक वक्त का भोजन मिलता था, किसी को वो भी नहीं, और केवल 15% लोग दोनों वक्त का अन्न प्राप्त करते थे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में हरित क्रांति की ओर कदम बढ़ाकर देश में अन्न उपज की भरमार कर दी। इंदिरा गांधी जी ने भी इस तरफ अपना कदम बढ़ाया, कृषि पर जोर दिया, लेकिन इस सब के बाद भी 45% लोगों को अन्न अब भी नसीब नहीं हो पा रहा था दोनों वक्त। उसका कारण कानून
जो 1956 में बने वो आज तक कैसे उपयोगी हो सकते हैं? भले उनमें परिवर्तन किया गया समय समय पर, लेकिन वो परिवर्तन पर्याप्त नहीं था। किसान अपनी उपज बिचौलिए के माध्यम से जनता से, सरकार से बेचे। अपनी उपज जो गांव में है, जिसके पास खरीदार नहीं है, वो शहरों तक ले जाकर बेच ना पाए और अपनी उपज का स्वयं मूल्य निर्धारित ना कर पाए। उपज अच्छी हो, इसके लिए पानी और खाद्य की व्यवस्था पर्याप्त ना कर सके। इसमें संशोधन करते हुए पहला प्रयास माननीय मोदी जी ने 2018 में किया था। एक्सप्रेस वे से गांव को जोड़ा और उस पर चलने वाले एक्सप्रेस ट्रेनें, जिनके माध्यम से गांव से भी लेकर अपनी उपज, दूध, हरी सब्जियों को किसान शहर में बेच पाने लगा, उससे अधिक उपज पाने लगा। और वर्तमान कानून के द्वारा बिचौलियों के बजाय भी अगर वो चाहे तो बिचौलियों के माध्यम से बेचे, चाहे सीधे अपनी अनाज, अपनी फसल आम आदमी में बेचे, जनता में बेचे, चाहे सरकार को दे। अपने उपज का मूल्य स्वयं निर्धारित करे, यह इतना किसान का हक होना चाहिए। इस बदले हुए कानून को स्वार्थी लोगों ने काले कानून की संज्ञा दी और इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, किसानों के आंदोलन के नाम पर किसान नेता जैसे कुछ खास लोग, जिनमें राकेश टिकैत जैसे लोग, जो चुनाव में इसका उपयोग करना चाहते हैं, जनता को बरगला कर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। स्वयं विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी जब संसद की तरफ साइकिल से यात्रा करते हुए इस कानून का विरोध करते हैं, धारा 144 लगे होने के बावजूद भी ट्रैक्टर पर बैठकर उस कानून का उल्लंघन करते हुए संसद की ओर जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को बटोर कर उनके लोगों के साथ माननीय सोनिया गांधी जी मीटिंग करके संसद के बाहर इसका विरोध करने का ऐलान करती हैं। गांधी की प्रतिमा पर अनशन या हड़ताल करती हैं और इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने का ऐलान करती हैं। यह किस तरह की राजनीति है? संसद के ये सदस्य, जिन्होंने संसद में बैठकर इस कानून को पास होने दिया, वे कह सकते हैं कि उनका बहुमत नहीं था, इसलिए वे इस कानून को रोक नहीं सके। यह सत्य है, कोई भी कानून बहुमत से पास होता है, लेकिन उन्होंने लोकसभा में जिस तरह का विरोध करना चाहिए नहीं किया, राज्यसभा में जिस तरह का विरोध करना चाहिए नहीं किया, क्योंकि इसे उन्हें चुनावी कदम बनाना था। जो स्वयं संसद में बैठकर निर्णय ले सकते हैं, वे संसद के बाहर कानून के गलत होने की दुहाई देते हैं।
क्या वे संविधान का मखौल नहीं उड़ा रहे हैं? ब्रिटिश व्यवस्था में कहा गया है, संसद सर्वोपरि है। संसद कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है। संसद में बैठकर किसी भी कानून को बनाने और संशोधन करने में अपनी भूमिका निभाने वाले प्रतिनिधि जनता के से प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें जनता में अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन मीटिंग्स में लोगों के माध्यम से जाकर चर्चाएं करके जनमत तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा विरोध इस तरह से होता है कि अगले चुनाव में जनता दूसरे पक्ष को मौका दे और वो आए और कानून में पुनः संशोधन कर ले, अगर कानून गलत है तो। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। एक सरकार जो कानून बना के जाती है, विपक्ष में रह के दूसरी राजनीतिक दल उसका विरोध करते हैं, लेकिन स्वयं सत्ता में आने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं करते। जनता से प्राप्त अधिकारों का यह दुरुपयोग ही कहा जाएगा। अति तो तब होती है जब 15 अगस्त भारत के स्वाधीनता दिवस पर भारत का झंडा लहराने का अवसर और उस पर गर्व करने का अवसर हो। उस समय किसान आंदोलन के नाम पर केवल विरोध जताने के लिए झंडारोहण के पश्चात संसद के बाहर तक आकर वापस जाने का निर्णय लेने वाले किसान, जिनको कहीं न कहीं से बहुत सारे राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है, अपनी हदें भूल जाते हैं। मार काट करते हुए लाल किले पर चढ़कर भारतीय ध्वज को फेंककर और उस जगह किसान झंडा फहरा देते हैं। किसान झंडा किसानों के घरों पर अच्छे लगेंगे, लेकिन राष्ट्र ध्वज के साथ खिलवाड़ राष्ट्र के साथ देशद्रोह है। किस तरह से अन्य राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया। इतना ही नहीं, इस अवधि में अरबों अरबों का नुकसान सड़कों को बाधित करने से, रेल यातायात को रोकने से, मारपीट करने से जो देश का नुकसान हुआ, वह भी राष्ट्रीय क्षति है। किसी को भी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे कोई संगठित समूह हो। हमें संविधान में संसद के अधिकारों को समझना और उसे स्वीकारना पड़ेगा। और हमारे सांसदों को, जिन्हें जनता बहुत सम्मान के साथ चुनकर अपने अधिकार उन्हें डेलीगेट करके, अपने अधिकार उन्हें सौंप करके कि वे उनके लिए कानून बनाएं, भेजती है, उस अधिकारों के साथ दुरुपयोग कर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब तक जनतांत्रिक व्यवस्था संसदीय सीमा में सुरक्षित रहेगी, देश गौरवान्वित होगा। यदि
संसदीय मर्यादा भंग होकर वो सड़क पर होगी, देश कमजोर होगा। जनता को अपने अधिकार कहने, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी बात कहने का अधिकार है। और वो 2 प्लेटफॉर्म हैं। पहला, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाकर उनसे न्याय की अपील करके, और दूसरा, चुनाव के समय मनमानी सरकार को पदच्युत कर जिस पर भरोसा हो उसे अवसर प्रदान कर सरकार बनाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है। जरूरत है जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए। इस बात की जरूरत नहीं है कि जनता की अधिकारों की लड़ाई सड़क पर खड़े होकर कानूनों का उल्लंघन करके, संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके, संसदीय मर्यादा को नष्ट करके किया जाए। देश का हित संविधान की सर्वोपरिता में है। देश का हित नागरिकों के हित में है और देश का हित देश के गौरव की रक्षा करने वालों के साथ है। इसलिए हम सबको भारतीय संविधान का स्वागत और अनुकरण और सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।